हेलो एवरीवन, दिस इज ईशा क्यूरिया। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज फ्रॉम क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 और चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि पावर जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, पावर कैसे डेमोक्रेसी में डिवाइड की जाती है और क्या होता है अगर पावर शेयरिंग ना हो। हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि पावर शेयरिंग बेसिकली इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज व्हाट? इट्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which people have the power or right to elect their representative. So real power किसके हाथ में है? लोगों के हाथ में है। डेमोक्रेसी बेसिकली सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करता है। जैसे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं और उन सोशल ग्रुप्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है डेमोक्रेसी में, उनको इक्वल पावर दी जाती है ताकि उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और अगर एक मेजॉरिटी ग्रुप माइनॉरिटी पे पॉलिटिकल पावर को डोमिनेट करता है तो किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकते हैं। इसीलिए if we want to maintain peace and unity in the country, that's very important कि there must be power sharing among the social groups. आप इस कॉन्सेप्ट को इस एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं कि जैसे इंडिया ब्रिटिश रूल से जब हमें आज़ादी मिली एंड व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, सो जो एक पावर स्ट्रगल हुआ बिटवीन कांग्रेस पार्टी एंड मुस्लिम लीग और हमारे जो दो मेन लीडर्स थे जिन्ना एंड नेहरू, उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाया ओवर पावर शेयरिंग। और कैसे जिन्ना जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे बट नेहरू जो थे वो उनको प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए फेवर में नहीं थे। और इन दोनों के बीच में जो पावर स्ट्रगल हुआ, हाउ इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन ऑफ द कंट्री एंड हाउ इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसकी वजह से हम आज तक सफ़र कर रहे हैं। तो इसीलिए पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम पावर शेयर नहीं करते हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप में पावर शेयरिंग अच्छे से नहीं होती है, तो किस तरह से ये कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको बढ़ा सकता है। अभी हम चैप्टर के मेन टॉपिक पे आते हैं एंड दैट इज बेल्जियम एंड श्रीलंका। Belgium, which is a small country situated in Europe with a population of more than 1 crore. एक छोटी सी कंट्री जो यूरोप में लोकेटेड है और ये कंट्री बेसिकली एक लैंडलॉक्ड कंट्री है विच शेयर इट्स बॉर्डर्स विद फ्रांस, जर्मनी, लक्समबर्ग एंड नीदरलैंड। बेल्जियम एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे काफ़ी डाइवर्सिटी है एंड वेयर 59% of the people living in the country they speak Dutch language and 40% people they speak French language and nearly 1% people those who speak German language. ब्रसेल विच इज़ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, जो बेल्जियम की कैपिटल है, वहाँ पे जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट है। वहाँ पे 80% पीपल दे स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज एंड रिमेनिंग 20% पीपल दे स्पीक डच लैंग्वेज। सो मतलब कंट्री में डच पीपल की पॉपुलेशन ज़्यादा है बट इन द कैपिटल सिटी जो माइनॉरिटी ग्रुप है फ्रेंच पीपल, उनकी जो है मेजॉरिटी है, नियरली 80% पीपल दे स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। बट प्रॉब्लम एथनिक कॉम्पोजिशन नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो कंट्री में मेजॉरिटी में है वो कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में है और जो माइनॉरिटी है कंट्री में वो कैपिटल सिटी में मेजॉरिटी में भी है, प्लस दे वर रिच एंड पावरफुल एंड ड्यू टू दैट they were getting the benefit of economic development and education। और जो डच पीपल है उनको प्रॉपर जो है इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का या एजुकेशन का जो बेनिफिट है वो नहीं हो रहा था एंड दैट क्रिएटेड टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग 1950s एंड 60s। सो
आप समझ सकते हैं कि बेल्जियम में बेसिकली प्रॉब्लम यही था कि डाइवर्सिटी थी और ऊपर से जो भी सोशल ग्रुप्स हैं उनमें प्रॉपर पावर शेयरिंग नहीं था। माइनॉरिटी ग्रुप जो मेजॉरिटी में है कैपिटल सिटी में, दे वर रिच एंड पावरफुल एंड दे वर गेटिंग ऑल द बेनिफिट, और जो डच पीपल जो मेजॉरिटी में है उनको कैपिटल सिटी में पावर नहीं होने की वजह से उनको इतना बेनिफिट्स नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ते जा रहे थे ड्यूरिंग द 1950s एंड 60s। अब बेल्जियम के जो लीडर्स हैं समवेयर उनको रियलाइज हो चुका था कि रीजनल डाइवर्सिटी और जो भी प्रॉब्लम है इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और बेल्जियम की जो गवर्नमेंट है दे हैंडल द कम्युनिटी डिफरेंसेस वेरी वेल। बिटवीन 1970 एंड 1993 जो बेल्जियम लीडर्स हैं दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि बेल्जियम ने अपनी जो भी एथनिक प्रॉब्लम्स थी उनको कैसे सॉल्व किया। तो उन्होंने सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया, चेंज किया, सो दैट कि वो एक ऐसा मॉडल तैयार कर सके, एक ऐसी सरकार बना सके ताकि जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम किया जा सके और सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया जा सके। आफ्टर दैट बेटा, व्हाट वाज द एकोमोडेशन मॉडल ऑफ बेल्जियम? कैसे एकोमोडेट करा उन्होंने डाइवर्सिटी को? सबसे पहले उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंज लाया कि जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे दैट शेल बी द इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स हैं वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा उनका। सम स्पेशल लॉज which require the support of the majority of the member that is from each linguistic group। मतलब कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो पूरी कंट्री के लिए डिसीजन नहीं ले सकती, और हर एक लैंग्वेज ग्रुप का जो रिप्रेजेंटेटिव है दैट विल बी देयर टू पास एनी लॉ। अगर कोई भी लॉ पास करना है तो सभी लिंग्विस्टिक ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनका सपोर्ट जो है वो ज़रूरी है। सो नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली। मतलब कोई एक कम्युनिटी जो है वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकती फॉर द होल कंट्री। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो दे विल नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पावर होंगी और स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर्स होंगी, और वो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन जो है अपने एरिया में ले सकते हैं। ब्रसेल जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे भी सेपरेट गवर्नमेंट होगी, और वहाँ पे जो बोथ कम्युनिटीज हैं दे विल हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। मे बी वहाँ पे फ्रेंच 80% है बट उनको एग्री होना पड़ेगा टू गिव 50% रिप्रेजेंटेशन टू द डच स्पीकिंग पीपल। आफ्टर दैट अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट को भी क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, एंड दैट वाज कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, जैसे डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग। तो इन सबको एक पावर दी गई कि ये अपने अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर और अपने एजुकेशन रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, जो भी इश्यूज हैं उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। और इस तरह से जो बेल्जियम का मॉडल था दैट वाज कॉम्प्लिकेटेड। देयर वाज 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसमें हर एक लैंग्वेज के ग्रुप को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया सो दैट कि वो पूरी कंट्री के लिए डिसीजन ले सके। और इस तरह से वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को क्या कर दिया गया, रिड्यूस करने में हेल्प हुआ। सो बेटा, हाउ बेल्जियम सॉल्व प्रॉब्लम? सो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे आप कि इट चेंज देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम, दे रिकॉग्नाइज द एक्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस and cultural diversities in Belgium. It enable everyone to live together within the same community। और इस तरह से बेल्जियम को एक फेडरल कंट्री बनाया गया जहाँ पे पावर को शेयर किया गया एट डिफरेंट लेवल्स। ओके, सो डिफरेंट लेवल्स पे कैसे किया गया? तो सबसे पहले इक्वल फ्रेंच एंड डच मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी जो पावर है उसको किसके साथ शेयर किया? विद द स्टेट गवर्नमेंट। सेपरेट गवर्नमेंट फॉर द कैपिटल सिटी जहाँ पे फ्रेंच और डच
दोनों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगी और हर एक लैंग्वेज ग्रुप को पावर दी गई कि वो अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए जो है वो डिसीजन ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिटी government. So this was the Belgium model of accommodation and this is very important topic. इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे. Now we come to the next topic and that is Sri Lanka. श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, ओके, जो एशिया में था, एशिया में है और इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, ठीक है. इनकी जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ है नियरली. यहाँ पे 2 सोशल ग्रुप्स हैं मेनली एंड दैट इज सिन्हालास एंड तमिल स्पीकिंग पीपल. सिन्हालास जिनका जो composition है that is nearly 74% and तमिल speakers nearly 18%. अच्छा, तमिल्स जो हैं वो भी अगेन देयर आर सब डिवीजन. यहाँ पे तमिल नेटिव्स हैं जो वहाँ के लोकल तमिल्स हैं जिनको श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता है एंड दैट इज 13%. दूसरे जो है वो इंडियन तमिल्स हैं. मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल दे आर बुद्धिस्ट, ठीक है. दे प्रैक्टिस which religion and that is Buddhism and जो तमिल्स है वो ज़्यादातर हिंदूज और मुस्लिम है. इसके अलावा वहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं और क्रिश्चियंस जो है वो दोनों मतलब कम्युनिटी से आते हैं. सिन्हालास भी हैं और तमिल्स भी हैं जिन्होंने ब्रिटिश रूल के टाइम पे कन्वर्ट किया होगा. तो तमिल्स जो है वो सिन्हालास भी हैं और क्रिश्चियंस जो है दे बिलोंग टू बोथ कम्युनिटी, सिन्हालास एंड तमिल्स. अब श्रीलंका जो है एंड व्हेन दे गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948, सो श्रीलंका ने जिस पॉलिटिकल फिलॉसफी को अडॉप्ट किया एंड दैट वाज द मैजिटोरियलिज्म, ठीक है. मैजिटोरियलिज्म जो है एक ऐसी फिलॉसफी है विच बिलीव दैट कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, ठीक है, मेजॉरिटी बाय लैंग्वेज, रिलीजन और एनी अदर आइडेंटिफाइंग फैक्टर, दे must have the right to take the decision and which affecting the society. For example, सिन्हाला 74% है तो they believe that कि उनके पास पावर होनी चाहिए. तो it means कि submission of the minority group to the majority group for all the decision affecting their life. अब देखो जैसे for example इंडिया और पाकिस्तान, जब पाकिस्तान बना था तो ड्यूरिंग दैट टाइम जो हिंदू पॉपुलेशन था पाकिस्तान में दैट वाज नियरली 13%, 12 to 13%. बट आज के टाइम पे नॉट मोर देन 1% पीपल आर हिंदूज इन पाकिस्तान, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल उन्होंने शायद कन्वर्ट कर लिया. अब उन्होंने कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि उनको पाकिस्तान का जो ऑफिशियल रिलीजन है वो इस्लाम है और इस्लाम होने की वजह से वहाँ पे जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा था. तो इसीलिए वहाँ पे बहुत से लोगों ने कन्वर्ट कर लिया होगा टू गेट द बेनिफिट ऑल्सो. और वो मुझे लगता है वो ठीक भी है क्योंकि आपको एक कंट्री में रहना है और अगर आप हिंदू पॉपुलेशन पाकिस्तान में देखेंगे जो वहाँ पे रहती है उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है दैट इज़ वेरी बैड, वो तो बहुत ही बुरी है क्योंकि उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, उनको वहाँ पे किसी तरह की कोई जॉब प्रेफरेंसेस नहीं दी जाती है. तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो जहाँ पे मेजॉरिटी ग्रुप जो है वो डोमिनेटिंग है वहाँ पे जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनके जो इंटरेस्ट है उसको डिसरिगार्ड किया जाता है, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है. So it often result in preferential policies being followed, favoring the majority group in universities position, government jobs and other opportunities and interest. और इससे कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनके साथ जो उनको ना तो राइट्स दिए जाते हैं ना ही उनको किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं. So how Sri Lanka they established Sinhala supremacy in 1956. This is the main topic जो आपको पता होना चाहिए. So श्रीलंका में बेसिकली एक एक्ट पास किया गया था, एक लॉ पास किया गया था 1956 में. And this act was passed to recognize Sinhala as the only official language, ठीक है, जिसके अंडर सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया. And definitely this was disregarding the other language and that was Tamil, which was spoken by the 18% population of the country. The government also followed
that type of policy which favor Sinhala applicant for the university's position and government jobs. अब देखो सिन्हालाज है, उनके लैंग्वेज को भी वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया, वहाँ पे बुद्धिज़्म को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर किया गया, और उसके साथ साथ वहाँ पे इस तरह की पॉलिसीज बनाई गई जिसके अंडर जो सिन्हालास एप्लीकेंट है उनको ही फेवर किया जाता था फॉर जॉब्स एंड फॉर like entry into universities, ठीक है, फॉर एजुकेशन पर्पस. सो आप कह सकते हैं कि श्रीलंका में कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनके साथ पावर शेयर नहीं की गई. एंड ड्यू टू दिस व्हाट हैपन कि जो सिन्हालास और तमिल कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में रिलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर होने लगा टाइम के साथ. श्रीलंकन तमिल्स दे लॉन्च पार्टीज, they struggle for the recognition of Tamil as an official language. They wanted a separate state, ठीक है. तमिल एलम की जो डिमांड है वो की गई जहाँ पे वो एक सेपरेट स्टेट चाहते थे, रीजनल ऑटोनॉमी चाहते थे, एंड दे आल्सो वांटेड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स आल्सो. बट उनकी जो डिमांड्स हैं उसको हर बार जो है वो डिनाई कर दिया गया बाय द गवर्नमेंट. तो इस तरह से उनके बीच में इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और डिसट्रस्ट बढ़ते चला गया कि इट turned into the widespread conflict and turned into a civil war, और वहाँ पे civil war जो है वो start हो गया. As a result, the thousands of people from both communities they have been killed. ठीक है, उस war में काफ़ी जो लोग थे they lost their life also. Many people they were forced to leave the country as refugee, and many people they lost their livelihood also. ठीक है, उनको उनका जो काम है वो भी इफेक्ट होने लगा, उनको कहीं और शिफ्ट करना पड़ा एज रेफ्यूजी टू सम अदर कंट्री, और इस तरह से ये सिविल वॉर में काफ़ी लोग जो है उन्होंने सफ़र करा. बट फाइनली ये सिविल वॉर जो है दैट वाज एंडेड इन 2009. बट तब तक श्रीलंका जो है वो इस सिविल वॉर की वजह से काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर चुका था, एंड इट हैज़ कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री. सो स्टूडेंट, ये दोनों जो एग्जाम्पल हमने पढ़ा है बेल्जियम और श्रीलंका, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे सो यू विल अंडरस्टैंड कि दोनों ही कंट्रीज में डाइवर्सिटी था. बट बेल्जियम की जो गवर्नमेंट है और वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने इसको बहुत अच्छे से हैंडल करा और डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करते हुए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाए और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया. बट श्रीलंका में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करा. दे ट्राई टू डोमिनेट द माइनॉरिटी कम्युनिटी बाय डिसरिगार्डिंग देयर इंटरेस्ट. बट इसका रिजल्ट ये हुआ कि श्रीलंका को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा और काफ़ी सालों तक 1948 से लेकर 2009 तक जो श्रीलंका है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करा ड्यू टू कि दे वर नॉट रेडी टू शेयर देयर पावर विद द माइनॉरिटी. और इसका जो इम्पैक्ट है श्रीलंका कॉन्फ्लिक्ट का वो सिर्फ इन श्रीलंका तक लिमिटेड नहीं था. ये इसका जो इम्पैक्ट था वो इंडिया पे भी पड़ा था, वेयर द प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ही लॉस्ट हिज लाइफ ड्यू टू श्रीलंका सिविल वॉर. ओके, सो किस तरह से उनकी जो लाइफ है उसको भी ख़त्म कर दिया गया था ड्यू टू दिस कॉन्फ्लिक्ट ओनली जो श्रीलंका के बीच श्रीलंका में हुआ था. सो आई होप ये जो चैप्टर है, ये टॉपिक जो है वो आपको क्लियर होगा. सो आज हम इतना ही